रोज़गार की आपने बात की तो इसलिए मैं इस बात को बीच में आपकी काट रहा हूँ कि रोज़गार के मामले में अजमेर के पड़ोस में जो ज़िले हैं वो 10 साल आगे चले गए हैं, लेकिन अजमेर बहुत पीछे रह गया रोज़गार के मामले। चुनाव में अजमेर के अंदर किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद ये 3 विधानसभाएं कवर करने के बाद में हम अजमेर शहर के प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन प्रत्याशियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में आखिर किन किन मुद्दों के साथ वो विधानसभा चुनावों में उतर रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रत्याशी से मिलाने वाला हूं जिसने 16 रुपये के वेतन से अपने जीवन की शुरुआत की, IIM से पढ़ाई की, दुबई में इन्वेस्टर बैंकर रहे और इन्वेस्टर बैंकर की नौकरी छोड़कर अजमेर आए। अजमेर आने के बाद उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, सुख संपत्ति नाम से फर्म को शुरू किया और रियल एस्टेट में नाम कमाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश टहलियानी हैं, जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या कारण रहा जिसके चलते रियल एस्टेट का इतना बड़ा नाम आज राजनीति के मैदान में आ गया। रमेश जी, NPTV इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी क्यों चुनी, रियल एस्टेट के मैदान पे उतर के राजनीति क्यों चुनी आपने? मैं राजनीति में डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हूँ। देखता रहता हूँ, मेरे देश की खबरें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ देश में क्या चल रहा है। कॉलेज के टाइम में मैं राजनीति जुड़ा हुआ था, मैं मेरे कॉलेज का महासचिव भी रहा। फिर उसके बाद मैं जैसे MBA किया, कॉर्पोरेट में गए, बैंक्स में गए, तो वहाँ पे आमतौर पे राजनीति नहीं चलती, वहाँ काम की बात होती है। तो एज ए नागरिक जुड़े रहते थे राजनीति से, लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, अपने विचार व्यक्त कर लेते आपसी बातचीत में। जब पिछले कुछ सालों से 2-4 सालों से मुझे लगा कि हमारे देश में 70-75 साल बाद भी विकास की राजनीति के बजाय ऐसी राजनीति हो रही है जो धर्म जाति के आधार पर, वो मुझे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से पर्सनल ओपिनियन था, मुझे सही नहीं लगती थी। मुझे लगता था आज दुबई जब हुआ था, आज़ाद हुआ था, 20 साल के अंदर वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया, रेगिस्तान था। सिंगापुर भी आज़ादी के 20-30 साल में डेवलप कंट्रीज़ में आ गया। हम 75 साल बाद भी विकासशील हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कहीं ना कहीं तो देखो, आज अगर मैं मेरी कंपनी चला रहा हूँ, अगर कुछ भी अच्छा होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, बुरा होगा तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। तो अगर मेरा सवाल है राजनेताओं से, जो भी सरकार रही, कि आज अगर हमारा देश विकसित नहीं हुआ तो हम किससे सवाल करें? फिर बीच में बाद में अरविंद केजरीवाल जी आए, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट फील हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया है तो कुछ करेगा, और तीसरी बार चुनाव जीत गया। हालांकि कई लोग उनके लिए विरोध में बोलते हैं, विपक्ष पार्टी जो भी चलता है, बट 3 बार दिल्ली ने उसको मैंडेट दिया है, फिर नगर निगम भी दिया है, पंजाब भी दिया है, तो कुछ तो बात होगी। फिर मैं दिल्ली के 30-40 ऐसे लोगों से बात की जो मेरे परिचित थे, 90% लोगों ने मुझे उनका पॉजिटिव फीडबैक दिया कि नहीं, रियली वो काम कर रहे हैं। बाकी अपोजिशन जो बोलते रहे, लेकिन उन्होंने काम किया है, हम उनके समर्थक हैं। फिर मुझे लगा कि यार एक ऐसा कोई दल तो है जो विकास की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, तो मुझे पर्सनल कनेक्शन फील हुआ। तो मुझे लगा जुड़ जाते हैं। मैंने एज ए कार्यकर्ता जुड़ा कि मैं ठीक है, मैं जो समर्थन कर सकता हूँ। फिर करीब 6 महीने पहले से मुझे काफ़ी कह रहे थे कि यार आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप विजनरी हो, सोचते हो, विकास की बातें करते हो, आप धर्म जाति के मुद्दों से दूर रहते हो, तो क्यों नहीं आप जैसा जनप्रतिनिधि अजमेर को मिल जाए। पहले तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में काफ़ी व्यस्त हूँ और अच्छा मेरा कर रहा है, नेशनल लेवल पे हमारी कंपनी काम कर रही है। फिर मुझे लगा कि यार आज एक भारत की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी मुझे इस लायक समझा कि मैं अजमेर का जनप्रतिनिधि बनने योग्य हूँ, तो मुझे लगा ये मेरा सम्मान है। जो मैंने पिछले 15-20 साल में काम किया है, जिस सच्चाई, इंटीग्रिटी, ईमानदारी पर, इनके नैतिक मूल्यों को लेकर चला हूँ, तो उसकी पहचान है। तो मुझे लगा कोशिश करते हैं, अगर 1% भी जीतने के चांसेस है तो कोशिश करेंगे। जैसे कल मैच हुआ था, क्रिकेट मैच था, बिल्कुल लग रहा था टीम हार जाएगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कैसे जीती। तो अगर आपको लगता है
एटलीस्ट कोशिश तो करें, अपनी बात तो पहुँचे। बाकी जनता जनार्दन जिंदाबाद। तो जो जनता से राजनीति के मैदान में एक कोशिश, मैं राजनीति के बजाय विकास नीति की बात करूंगा। मैं विकास नीति के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं राजनीति में काम नहीं करना चाहता। हाँ, राजनीति को बदलने की कोशिश करूंगा। जिस तरह की राजनीति चल रही है, देखो मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, पर मेरी व्यक्तिगत सोच है ये जो राजनीति नहीं है, राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए ऑफ कोर्स विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, आज हमारा शहर भी सुंदर हो। मैंने एक्चुअली देखा, मैं बाहर भी रहा, अच्छे साफ सुथरे शहर है, डेवलपमेंट हो रहा है, पर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? पैसा तो खूब आ रहा है। मैं पिछले 1 साल दिल्ली भी गया, इंदौर भी गया, भुवनेश्वर भी गया, गोवा भी गया, कोयम्बटूर भी गया। मैंने देखा यार ये इतने साफ सुथरे अच्छे शहर कैसे, हमारा शहर क्यों नहीं बन सकता ऐसा? तो मुझे लगा कि यार चलो अपन कोशिश करके देखते हैं। इरादे तो अच्छे हैं, बाकी ऊपर वाला जनता भविष्य बताएगा, वक्त बताएगा क्या है, लेकिन कोशिश तो की। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने बचपन पढ़ी थी। एक दादाजी अपने 4-5 साल के पोते के साथ समंदर किनारे टहल रहे थे। समंदर के किनारे लहरों से मछलियाँ बहकर आ रही थी किनारे की तरफ, तो कि मछलियाँ तड़प रही थी। तो 5 साल के पोते ने मछली उठाई और पानी में फेंक दिया। तो दादाजी ने पूछा क्या कर रहा है? कि मैं मछली की जान बचा रहा हूँ। तो दादाजी ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2, 4, 10, 50, 100 कर देगा, या तो हज़ारों मछलियाँ हैं। तो पोता गया तो एक मछली उठा है कि कम से कम सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल, अगर मेरे विचार से अगर एक जने को भी, एक व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है, किसी की ज़िंदगी बेहतर बनती है, समाज कुछ बेहतरी होती है, तो मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हुआ। तो बड़ा एक प्रयोग करने की आप कोशिश के लिए चुनावी मैदान में आ चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव में अजमेर के अंदर किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा चेंज जो है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, ऐसा कितना बड़ा चेंज राजस्थान में ला पाएगी, अजमेर में ला पाएगी? बड़ी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि हर अखबार में, हर न्यूज़ चैनल पे सबको मालूम है मुद्दे क्या है। अजमेर का वही मुद्दा है, पानी का। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है लोगों का। पानी के लिए मैं पिछले कुछ महीने से करें, मैंने अजमेर में पानी की प्रॉब्लम क्यों है। कभी ऐसा होता है कि घरों में 4-4 दिन पानी नहीं आता है, और बारिश के दिनों में गलियों में 4-4 फीट तक पानी भरा रहता है 4-4 दिन तक। तो मतलब पानी है, मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। बीसरपुर लाइन आने से पहले अजमेर को पानी कहाँ से आता था? फैसागर से, पुष्कर से आता ही था ना पानी। आज से इतने सालों पे तारोगढ़ पे लोग रहते थे, वहाँ भी पानी पहुँचता ही था ना। तब तो पाइप बिजली भी नहीं होती थी, तब भी पानी था ना। तो जब पहले होता रहा, आज तो हमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतना मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, फिर भी पानी की प्रॉब्लम क्यों है? सिंपल चीज़ है, मैनेजमेंट की कमी है। प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। दुबई रेगिस्तान है, इजराइल रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पे पानी 24 घंटे आता है, और इवन बाथरूम में भी पानी इतना अच्छा आता है कि अपने मतलब आप पी सकते हैं, इतना पानी ऐसा आता है। क्या मैनेजमेंट ही था? तो आज मैनेजमेंट हो जाए ढंग से। देखिए, अब मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या प्रयास किए नहीं किए, पर एंड ऑफ द डे आज ये है कि रिजल्ट लोग परेशान हैं। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैंने स्टडी की है बाहर देशों में, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कैसे हो रहा है काम। जोधपुर भी रेगिस्तान है, वहाँ भी पानी आ रहा है। कोटा में भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ भी आ रहा है पानी। तो कोशिश करें, हो सकता है। मेरे ख्याल से पानी की तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा मुझे छोटी छोटी बात, आज अजमेर कहीं भी जाते हैं, इतना कचरा क्यों नज़र आता है? कौन, मुझे एक, मैं नहीं जानता कि नागरिक कचरा करना पसंद करता है, लेकिन कहाँ फेंके? आगे ने केला का है, कहाँ करे वो? मैं जब बाहर इधर वहाँ देखा, बॉम्बे में देखा, हर 100 मीटर पे डस्टबिन लगे हुए। डस्टबिन भी ऐसे है कि फिक्स, कोई चुरा के नहीं ले जाए, और डेली साफ़ होते। हो रहा है ना काम, दुबई में हो रहा है, सिंगापुर हो रहा है, कोयम्बटूर हो रहा है, सब जगह हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? डस्टबिन क्या कॉस्ट आती है? शहर कितना साफ़ होगा, किससे कितना बदबू मिटेगी, कितनी गंदगी मिटेगी, शहर कितना सुंदर होगा। इसके अलावा आज हमारे भारत की आधी जनसंख्या, मतलब दुनिया की आधी जनसंख्या महिलाएं हैं। आज हमारे लिए तो फिर भी कई जगह जगह यूरिनल टॉयलेट बने हुए हैं, महिलाओं के लिए कहाँ टॉयलेट है? शहर में ही नहीं। क्यों? क्या महिलाएं नहीं जाती? क्या कितनी परेशानी होती होगी? ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका समाधान। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, आज हमारा जेलन अस्पताल खुद बीमार पड़ा है, खुद वेंटिलेटर पर है। क्यों? मतलब क्यों? दिल्ली में मैं देखा यार, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिए है ना, देखो ना जाके यार। बद की बात है, सोशल मीडिया मत जाओ। दिल्ली में अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को फ़ोन करके पूछो क्या ये सही है क्या बात। सोशल मीडिया बातों मत जाओ, या बहुत पेड न्यूज़ चलती रहती है, प्रचार, बहुत रिच पार्टियाँ हैं तो वो अपना खर्चा करके अपना प्रचार करेंगे, बुराई करेंगे अपने पक्ष में।
आंखों देखो, क्योंकि आज की तारीख में जो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपके मेरे नकली वीडियो बन के कुछ भी कहलवा सकते हैं। आज हो सकता है मुझसे मेरा मुंह से किसी के लिए गालियाँ निकलवा दे, किसी तारीफ करा दे, पॉसिबल है। तो टेक्नोलॉजी की बजाय हम ये करें, हम क्या अनुभव कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ पे यकीन नहीं करता जब तक खुद का व्यक्तिगत अनुभव ना हो जाए। तो ये मुद्दे हैं। शिक्षा की बात करें, आज भी हमें शिक्षा मतलब अजमेर तो नंबर 1 हुआ करता था, किधर नंबर 1 हुआ था, आज तो नंबर 3 में भी नहीं है। कोटा तो खैर आगे निकल ही गया, सीकर भी आगे निकल गया। शिक्षा में एक चीज़ और बात कहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मुझे लगता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैसे? जैसे मैं देख रहा था कि वर्ल्ड की सबसे जो टॉप कंट्रीज है, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, मैंने उनका पढ़ा जाके वो इतने क्यों हैं, जबकि वो उन देशों की, जब ब्रिटिश की, डच की, पुर्तगालियों की कॉलोनियाँ थी, उन्होंने उपनिवेशवाद दिया था, लेकिन ये स्वीडन तो कभी नहीं किया, नाम ही नहीं सुना, जर्मनी कभी नाम ही नहीं सुना। तो ये कैसे है? तो मालूम पड़ा वो एजुकेशन में बहुत अच्छा करेगा, वो क्वालिटी एजुकेशन करते हैं। वहाँ पे 5 साल के बच्चे को भी सिखाया जाता है टेक्निकल, स्क्रू ड्राइवर कैसे चलाया जाता है, बिजली के तार कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ हमारे 10-15 साल के लोग बच्चों को नहीं पता है हथौड़ी कैसे इस्तेमाल करते हैं, नहीं पता उनको, जूते की लैस बांधना नहीं आता। वहाँ ऐसी चीज़ें बताई जाती है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। आज पता है कि हमें कब क्या खाना है। लोग बीमार क्यों होते हैं? अनियमित खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, पता ही नहीं है लोगों को। स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड कब यूज़ करना है, लोन कब लेना है, क्या लेना है, यहाँ पता नहीं। पहली तनख्वाह नहीं, कार लेकर आ जाता है, अरे बाद में कर्जे में डूबते रहते हो। अपना भविष्य, वर्तमान मजे के लिए भविष्य, ये फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग, ये सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। न कि मुगल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इतिहास में मतलब हो गया ना। ठीक है, इतिहास ज़रूरी है, इतिहास ज़रूरी है, पर वो तो पूरा पेपर देके इतने सालों तक पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, आज की तारीख, पहले एजुकेशन सिस्टम था कि हर चीज़ याद करनी पड़ती थी। आज के इतनी आपके पास कंप्यूटर है, गूगल है, हर चीज़ का जवाब है, तो याद क्यों करें? क्यों? क्या एक बात हो, सिकंदर ने पोरस में की थी चढ़ाई, तो मैं क्या करूँ? सुना होगा गाना आपने, यही बात है। अरे हो गया ना। अब बात करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं, मशीन लर्निंग से हम लोगों को रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात करो। हम हमारे शहर को कैसे साफ कर सकते हैं। दूसरी बात, रोज़गार की आपने बात की, तो इसलिए मैं इस बात को बीच में आपकी काट रहा हूँ कि रोज़गार के मामले में अजमेर के पड़ोस में जो ज़िले हैं वो 10 साल आगे चले गए हैं, लेकिन अजमेर बहुत पीछे रह गया रोज़गार के मामले में। क्या वीज़ा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, गवर्नमेंट काम कर रहा हूँ। आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर किस समस्या से जूझ रहा है? लोगों की कमी है, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। स्किल एम्प्लॉय, मतलब कहते हैं यहाँ पे 70-80% BA ग्रेजुएट तो मतलब एम्प्लॉयबल है ही नहीं। कैसे कहीं पढ़ा था, वही मैं कहता हूँ, शिक्षा ही ऐसी है, काम की कमी नहीं है। मैं रियल एस्टेट सेक्टर काम करता हूँ, जो दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदाता है कृषि के बाद। मेरे को बहुत ज़रूरत है लोगों की, मिलते ही नहीं लोग। क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? अरे एम्प्लॉय हो, स्किल्स अगर ट्रेनिंग दी जाए, उनका मोरल बढ़ाया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, क्यों नहीं मिल सकता? जॉब्स की कमी नहीं है, काम की कहीं कमी नहीं है। आज ये बात है, ये गंदगी है, आज को साफ करने की तो व्यक्ति की जरूरत हो सकती है ना, सही प्रॉपर चैनलाइज होनी चाहिए। आज सचिन तेंदुलकर क्या करता था? शोएब अख्तर जब उसको 160-150 किलो बॉल फेंकता था, वो सिर्फ हल्का टुक करता रहा, यानी चैनलाइज करता था। तो हमारे पास जो यूथ है, जो एनर्जी है, जो पावर, उसको चैनलाइज ही तो करना है। पॉसिबल है। आज जोहो के फाउंडर थे, अमेरिका से, कैलिफोर्निया जाके, इंडिया, तमिलनाडु के गांव में आके कंपनी खोल के वहाँ ना रोजगार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंफोसिस करती है, यहाँ भी पॉसिबल है। अजमेर की अच्छी बात यह है कि अजमेर इंडिया में 4थे नंबर पे आता है रिलीजियस टूरिज्म में। शिरडी के बाद, वैष्णो देवी के बाद अजमेर का, इसका तिरुपति के बाद अजमेर का नंबर आता है। यहाँ पे पिछले साल की बात करें 34 लाख पर्यटक आए थे अजमेर में। जयपुर में 10 लाख आए थे, उदयपुर 9 लाख आए थे। 34 लाख, जिसमें 4 गुना, 3.5 गुना, यानी 10,000 लोग एवरेज अजमेर में आ रहे हैं। तो है ना, रिलीजियस टूरिज्म है ना, टूरिज्म बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आज हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। आज जैसे 7 वंडर बना है, ऐसी 10 चीज़ और बन सकती है। और टूरिस्ट आएगा तो कहाँ आएगा? यह आएगा, उनको रोजगार मिलेगा। आज अगर उसका निर्माण होगा तो सीधे जब लेबर को मजदूर मिलेगी, सीमेंट बिकेगा तो सरकार को GST जाएगा, स्टील बिकेगा, आएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में अगर खर्चा हो, प्रॉपर चैनलाइज हो, क्या होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है। मेरे पर कोई कर्जा नहीं है, मेरी कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, मैं सक्सेसफुली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ, मैं लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो फंड आता है एक विधायक के पास या एक सरकार के पास, उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो जाए ना। हम अगर कहते हैं हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है,
अब बिना सबूत के किसी लिए कुछ भी कहना मतलब ये होगा बेईमानी वाला, गलत बात होगा। पर मैं भी जानता हूँ कि सही पैसा, जब मैं खुद प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि पैसा कैसे इस्तेमाल होता है, और जितना फंड आता है मुझे लगता है सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये मतलब मैं कुछ इस पर बोलूँगा नहीं, लेकिन रोज़गार बन सकता है, सही फंड मतलब शहर भी सुंदर हो सकता है, बस फंड मैनेजमेंट होना चाहिए ढंग से, ये मुझे लगता है। रोज़गार भी आ जाएगा। देखो वैसे रोज़गार की बात करें तो अमेरिका में बेरोज़गारी है, ऐसा नहीं सिर्फ है, वहाँ भी है। पर वहाँ आपको मालूम यूरोप में अच्छी बात क्या है, वहाँ बेरोज़गार होता है तो वहाँ बेरोज़गारों को भत्ता मिलता है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिलता भत्ता। उसको भत्ता मिलता है तो उसको पर्टिकुलर हफ्ते में 30 घंटे 35 घंटे 40 घंटे ओल्ड एज होम में काम करना पड़ता है। वहाँ जाके कोई सरकारी संस्था में हेल्प करनी पड़ती है, एनजीओ के साथ हेल्प करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं सरकार उसको फ्री दे रही है, तो चैनलाइज कर रही है ना। आज यहाँ कितनी, हम यहाँ कह दो कि यहाँ शहर में गंदगी है, वो बेरोजगार को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन काम ये कोई सफाई करना, जहाँ गंदगी सफाई करना, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है घर घर जाके समस्या करना, हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे दिल्ली सरकार ने क्या किया कि सरकारी ऑफिस हटा दिया, उन्होंने कहा टोल फ्री नंबर दिया, आपको कोई भी सरकारी काम हो फ़ोन कीजिए, घर आके कर देगा बंदा, ऑफिस का खर्चा बच गया। यानी कि दफ्तर में जाके लाइन लगानी, लाइन में भ्रष्टाचार कम हो गया, पेपर वर्क कम हो गया। आज किया गया, पर पेपर लेस काम हो सकता है, पेपर बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, तो संभव है। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई नई इनोवेटिव चीज़ कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ सक्सेसफुल आइडियाज़ को कॉपी करना है बस। ऐसा कोई पेटेंट इंडी के हम कॉपी भी नहीं कर सकते, सक्सेसफुल चीज़ों को कॉपी करो। अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अरे हमारे बाद आज़ाद हुए देशों में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, दुबई में हो रहा है ना यार, तो हमें इम्प्लीमेंट ही तो करना है, हमारे इरादे अच्छे हो जाएगा। आज जिस जगह पर अपन चल रहे हैं, ये सबसे खूबसूरत जगह बनाई है अजमेर के अंदर, और स्मार्ट सिटी की देन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। बीजेपी इसको अपने खाते में जोड़कर बताती है कि भाई इतना बड़ा झील किनारे हमने ये डेवलप कर दिया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आता है क्या? ये मैं लिटरली बताऊँ, ये बहुत सुंदर बना है, ये इसकी मेरे कोई दो राय नहीं है। अब कई लोग ने कहा है कि यार मतलब पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, ये झील की खूबसूरती बिगाड़ दी गई, तो मैं कह रहा हूँ कोई एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, भाई आना सागर सुंदर था, देखो आना सागर, ये आप देखिए आना सागर, दिखाइए भाई साहब जरा आना सागर की तरफ। मेरे सहयोगी राजवीर से कहूँगा मैं वो अपना कैमरा उधर घुमाए और दिखाए। को मिलता था कि ये पाट दी गई है, सुंदरता ख़त्म कर दी गई है। मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन क्या ये आपको अच्छी लग रही है? अरे झील सूख भी गई है। अब सूख गई है, वही तो कह रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो भाई यही तो सिस्टम बनाना है। क्या बांधों में क्या होता है, बीसलपुर या कोई बांध क्या होता है, ये तो सिस्टम होगा, अगर पानी ओवरफ्लो तो यहाँ चला जाए। आज अगर हमारा जब बारिश ज़्यादा हो, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए। आज क्या कृत्रिम झीलें नहीं बनती है क्या? बनती है ना। क्या आज रोज़ कृत्रिम झीलें नहीं बन सकती क्या? कितना पानी सेव हो सकता है? जितना खर्चा हम कर रहे हैं, आप खुद बताइए, क्या संभव नहीं है क्या? संभव है। मैं जब आप इतने विजन की बात कर रहे हैं, तो ये पहाड़ियों का जो पानी आता है पूरा इस झील में आता है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है पूरा शहर परेशान होता है, घुटनों तक पानी भरा रहता है, 4-4 दिन भरा रहता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आज इतने साल 20 साल में 1 साल भी लगेगा, कृत्रिम झीलें बन जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो जाए, तो न बहाव होगा, और जब पानी नहीं होगा तो इस्तेमाल भी होगा। आज कह रहे हैं कि यहाँ पे कई जगह बोरिंग सूख गई है, वाटर लेवल नीचे चला गया, क्यों रिचार्ज नहीं हुआ। अरे ये तो पानी की लाइनें तो भी आई है, लेकिन कितने सालों से, हजारों सैकड़ों सालों से लोग अरेंज मैनेजमेंट कर ही रहे हैं ना। हम क्या उनसे पिछड़े हुए हैं क्या? इतनी टेक्नोलॉजी होने बावजूद भी। सिंगापुर, इजराइल मालूम क्या किया? इजराइल पूरा रेगिस्तान है और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी की है कि जो हवा में जो नमी होती है ना, उससे पानी बना रहे। अच्छा, अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा, क्योंकि रियल एस्टेट में तो आपका अजमेर में काफ़ी नाम है, हाल ही में हमको ये मालूम पड़ा है कि आपने IIM से भी अपनी कोई कोर्स किया है। एक्चुअली मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, मैं रोज़ 2 से 4 घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ना भाई ये ज्ञान की खोज में, नई चीज़ में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है मैं किसी पर यकीन नहीं करता, मैं जाकर पूरी खोज करता हूँ। फिर मैं देख रहा था कि यार मैं भी MBA किया हुआ है, और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट लेवल में PhD करो या कोई कोर्स कर लो। फिर मुझे लगा सबसे डिफ़िकल्ट कोर्स कौन सा है, तो IIM में एडमिशन मिलना ही बड़ा टफ होता है। जो 98% IITian होते हैं उनका एडमिशन होता है। तो मैंने कहा यार ये सबसे टफेस्ट कोर्स है इंडिया का मैनेजमेंट में, मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ, तो करते हैं। किया, काफ़ी इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, 1 साल तक किया, काफ़ी होता है। पर्पज़ ये था कि मेरी नॉलेज बढ़ा सकूं, और मैं अपनी नॉलेज को किस तरह यूज़ कर सकता हूँ मेरी कंपनी ग्रोथ के लिए, और मैं किस तरह ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ
देखो अगर कोई IITian है जैसे केजरीवाल जी है या कोई IIM है और टॉप लेवल मतलब IIT IIM में एडमिशन ही बड़ी बात है, एडमिशन ही 1000 लाख में से एक का होता है। तो वो क्यों होता है, इतना टफ क्यों है, क्योंकि डिजर्व करता है। आज इंडिया के IIT वाले IIM वाले दुनिया में बिलियन डॉलर की कंपनियां चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहता है ऐसा क्या सिखाया जाता है IIM में कि वो आज स्विगी बना दी, जोमेटो बना दिया, पेटीएम बना दिया, जोहो बना दिया, ये कौन बनाते हैं, IIT IIM वाले। तो वो सीखने गया था मैं, तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा रहा मेरा। अभी जस्ट इसी मैंने मतलब 10 अक्टूबर को ही मुझे इसका कंप्लीशन हुआ है मेरे इस प्रोग्राम का। तो मेरा इरादा यही है कि अगर मेरी नॉलेज से चाहे मैं कंपनी को अगर फ़ायदा होता है तो मेरे ग्राहकों को फ़ायदा होगा, मेरे स्टाफ को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। मैं अगर और कंपनी को ब्रांचें फैलाता हूँ तो सब पर्पज़ ये एम्प्लॉयमेंट प्लस सही लोगों को सही रेट पे घर मिल जाए। दूसरा, अगर मेरी नॉलेज से मेरे समाज को अगर मान लीजिए लोगों को लगता है मैं उनका सही प्रतिनिधि बन सकता हूँ और लोग मुझे मैंडेट देते हैं तो ऑफकोर्स इस काम कहाँ आएगा भाई, कौन मतलब इतना क्यों करता है, बस इसीलिए किसी काम आ सके जीवन में। देखो मैं शायद आपको पता होगा, मैं पहले आज से 14 साल पहले दुबई में इन्वेस्टमेंट बैंकर था। उस टाइम मेरे पास 500 करोड़ का इन्वेस्टर था जो इंडिया में बैंक खोलना चाहता था। पूरी प्लानिंग भी हो गई थी, चल भी रहा था। उस दिन इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस बंद थे, लेकिन मैं एक कर भी लिया था, एक कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर की प्लानिंग भी चल रही थी। पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मेरा डिफरेंस ओपिनियन हो गया और मैं तनाव बहुत बढ़ गया था। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे लग रहा हार्ट अटैक ना हो जाए। फिर मैं कहा यार क्या करना है ऐसे पैसे का। मैं उस टाइम मेरी 2% स्टेक था, मोटा मोटा उस टाइम मेरा पैकेज होगा 1 करोड़ के आसपास का होगा, मतलब ऑफर था जो मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मैंने कहा क्या करेंगे पैसा, अगर आप हेल्दी नहीं हो, खुश नहीं हो तो ऐसे पैसा क्या काम। फिर वो छोड़ के आया। 3 महीने मैंने आध्यात्म में बिताए, ओशो के आश्रम में भी गया, श्री श्री रविशंकर सदगुरु कई अनुभव लिए। तो उसके बाद मालूम पड़ा, एक जापानीज़ किताब पढ़ी देखी गई, उसने मुझे बहुत गाइडेंस किया। वो बताती है कि आप क्यों आए हो दुनिया में, आपका पर्पज़, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कभी भी डिलेमा हो ना कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, तो आप ये किताब पढ़िए। वो किताब पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, इनोवेशन पसंद है, नई चीज़ें करना पसंद है, पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है। दूसरा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी को, ह्यूमनिटी को, इसीलिए क्योंकि मैं खुशी चाहता हूँ। क्योंकि देखा पैसे कमाने से उतनी खुशी नहीं मिली जितनी किसी को मदद करने से खुशी मिलती है। तीसरा, मैं कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। मैं 13 साल की उम्र में चाइल्ड लेबर था, 60 रुपये की सैलरी थी मेरी, 2 रुपये रोज़ मिलते थे। वहाँ से शुरू किया, आधा दिन काम करके MBA किया, फिर बैंक से जॉब, फिर आप तो जानते हो मुझे, तो देख लिया पैसा कमा के देख लिया, लेकिन पैसे से वो खुशी नहीं मिली जो किसी हेल्प करके मिली। तो लग गया कि यार ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो जब मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि यार मैंने मेरी खुशी तो ढूंढ ली, मैंने मेरे परिवार को, मेरे कंपनी वालों को खुशी दे दी, लेकिन मेरे समाज की खुशी, मेरे आसपास की खुशी, पीड़ा होती थी अजमेर देख के। तो अब आपने ये पीड़ा हुई तो मुझे लगा कि मैं जो मैंने मेरे परिवार के लिए किया, पहले मेरे फिर कंपनी के लिए किया, या मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए किया, मेरे बिजनेस के लिए किया, वही मैं मेरे समाज, देश के लिए या मेरे शहर के लिए कर सकूं, कोशिश कर सकूं। तो ये मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा खुशी देगा। व्यक्तिगत खुशी बहुत मिल गई, अब मैं सामाजिक खुशी का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये क्या है मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा खुशी अभी कम कर रहा है, पर ठीक है। आज क्या है, जितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट होगा ना, उतना हमारा भविष्य दिक्कत में आता है, और जितना हम कंफर्ट से दूर रहते हैं ना, उतना आसान रहता है ज़िंदगी। ये मतलब मेरा अनुभव है। तो ये साफ तौर पर रमेश कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन में वो खुशियाँ वो देना चाहते हैं जो अपने परिवार, अपनी कंपनी को दे चुके हैं। इस बार जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि देखिए आपके सामने बड़े दिग्गज नेता हैं और आप पहली बार राजनीति के मैदान में आए, क्योंकि आपको चुनावी अनुभव उतना नहीं है, आपको कॉर्पोरेट का अनुभव है लेकिन चुनावी अनुभव उतना नहीं है। कैसे, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, जब मैं देखता हूँ अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार लड़े थे तो जीते ही थे, पंजाब में जीते ही थे। तो लोग चेंज चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, कल जो मैच बताया एग्जांपल दे रहा था ना, ऑस्ट्रेलिया का लग रहा था हारेगी, 1% चांसेस थे, फिर भी जीत गई। हार जीत देखो क्या है, 2 चीज़ें होगी, या तो जीतेंगे या अनुभव लेंगे, समझदार हो जाएंगे। कोशिश तो करें, कम से कम मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं रहेगा मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्यों अक्सर होता है यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अरे कोशिश तो करो, क्या दिक्कत है। बाकी जनता के ऊपर है यार, लगेगा मैं ठीक हूँ ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो वैसे जुड़े रहे लोगों से, अपने प्रयास कर जरूरी। देखो पहली बात तो मैं ये सोचता था कि राजनीति ही, मैं अगर समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, योगदान देना चाहूँ, तो राजनीति के अलावा भी कर सकते। कई लोग करते हैं ना,
सदगुरु करते हैं या रतन टाटा करते हैं या विप्रो वाले ये करते हैं, अजीम जी प्रेम जी करते हैं, नारायण मूर्ति करते हैं, वो भी तो योगदान करते हैं समाज में। तो राजनीति नहीं तो दूसरा भाई सीधी सी बात है, हमें कुछ बेटरमेंट करना है सोसाइटी के लिए। हाँ, अगर राजनीति के माध्यम से जाते हैं तो क्या होता है, एक पावर होती है, आप ज़्यादा जल्दी तरीके से बेहतर कर सकते हो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। कॉर्पोरेट की लिमिटेशन होती है। अब वो कॉर्पोरेट ठीक है करना है, एक रास्ता नहीं, दूसरा चीटी दे रही है, चीटी कितनी बढ़िया है, उसका रास्ता एक रुका नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से चल जाएगी, यहाँ से चल जाएगी, ऊपर चले जाएंगे सर। बाकी देखो, मैं सच बताऊँ, मैं सोचा ही नहीं मैं हारूंगा या जीतूँगा। मैं तो जीत तभी हो गई जिस दिन मेरे को आम आदमी पार्टी ने या मेरे प्रभु लोगों ने ये दे दे, वही जीत हो गई यार। आज लोग यार देख रहा हूँ टिकटों को लेके घमासान मचा हुआ, घमासान, और यहाँ अगर टिकट मिला यार मेरी तो जीत हो गई, मैं जीता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि रमेश चैलानी है, बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं, और मैं पहला कोई शख्स का ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ प्रत्याशी का जिसने किसी प्रकार का आरोप किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर नहीं लगाया है। हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह की भी बात कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर जो अपने विज़न की बात कर रहा हो, ऐसे प्रत्याशी रमेश चैलानी हैं। और हम दिखाने की कोशिश आपको लगातार ये कर रहे हैं कि अजमेर में कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास में कोई विज़न, सुपरविज़न या क्या विकास के काम वो अजमेर को लेकर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं हम कि रमेश चैलानी का जो विज़न है वो आपको समझ में आया होगा, और भी लगातार इस चुनाव में हम आपको दिखाते जाएंगे कि कौन कौन सा प्रत्याशी किस तरीके से कहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, जनसंपर्क कर रहा है, और उनका विज़न अजमेर को लेकर क्या है। अभी के लिए केवल इतना ही।